अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि मोल को देखते हैं, हम एटम के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आयन के या केटाइन के, या हम बहुत से कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वो हम जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस अभी नहीं करेंगे। अभी हम फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो किस तरह कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई से भी एटम्स है या कोई भी स्पीशी है, तो एटम्स जो है वो कंबाइन करती हैं और वो किस तरह फॉर्म करती है, क्या चीज़, कंपाउंड। ठीक है जी। तो एटम किस तरह कंबाइन करके या आयन किस तरह कंबाइन करके, कोई भी स्पीशी हो सकती है, वो किस तरह कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाती है। वो आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, वो कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है। अगर हम आयंस की बात कर रहे हैं कि आयंस आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड, तो वो आयनिक कंपाउंड होगा। अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो वो कोवलेंट कंपाउंड होगा। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्पीशी हो, वो कंबाइन करके वो किस तरह कंपाउंड बनाती है, तो उसके बारे में हमने जो पढ़ना है वो किसके अंदर होगा, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के अंदर मज़ीद 5 पॉइंट्स है जिनको हमने डिस्कस करना है। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरे पे हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसी के एक सब हेडिंग है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और फिर क्या है, गेल-लोज़ैक्स लॉ, और लास्ट में क्या है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो इन जो हमने 5 पॉइंट्स को डिस्कस करना है, जिनसे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को क्लेरिफाई कर लेंगे। तो आगे हमने जो देखना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले हम पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर अगले टॉपिक के अंदर हम मज़ीद जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पहले भी सुन रखा है कि जो मास है उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है जी। और लेकिन इसको एक शेप से दूसरी शेप में तब्दील किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी, E = mc²। अब c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और m क्या है, मास, और E क्या है, एनर्जी। मतलब मास को हमने एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर मास जो है ना ही क्रिएट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो गया है। ठीक है जी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो हम ये भी कर सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट वो किस चीज के इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब हमारे पास जितना रिएक्टेंट का मास होगा वो हमेशा इक्वल होगा किस चीज़ के, मास, किस चीज़ के, प्रोडक्ट के। उसी से हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि जो मास है उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर क्रिएट करते तो प्रोडक्ट का मास ज़्यादा हो जाता, और अगर हम मास को डिस्ट्रॉय करते तो प्रोडक्ट का मास क्या हो जाता, कम हो जाता, और रिएक्टेंट का मास ज़्यादा हो जाता। तो ना ही हम मास को क्रिएट कर रहे हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है C+O2, और ये क्या बना देगा, CO2। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट आया कि मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब कार्बन का जो एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है, एक एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं तो एक कार्बन का कितना होता है हमारे पास, 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, कितना हो जाएगा, 16 × 2 32, और ये आ जाएगा 44 ग्राम। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट के, अब हमने प्रोडक्ट के अंदर चेक कर लिया कि उसका मास कितना होगा, 44 ग्राम। अब हम देखते हैं रिएक्टेंट के मास को। अब रिएक्टेंट के मास को अगर हम देखें तो 12 + 32 कितना होता है, 44 ग्राम। मतलब जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आगे हमने एक छोटी सी इक्वेशन करनी है जिससे हम क्लैरिफाई कर पाएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअली में अप्लाई कैसे होता है। ठीक है जी, एक छोटी सी एग्जांपल है, बस वही एग्जांपल सारी बुकों के अंदर मिली है, नहीं तो मैं आपको एक और पेश कर सकता। तो आगे हमने इसके एग्जांपल को देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो एग्जांपल से पहले वही इक्वेशन जो हमने पीछे डिस्कस की थी उसको दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है जी, तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो हमारे पास क्या है 1.5 ग्राम है किस चीज़ का, एथेन का। ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, कंबशन किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन के साथ जब इथेन की कंबशन होगी और कितना ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में हमारे पास 2.7 ग्राम क्या बन जाएगा, H2O। और ये रिएक्शन उसने पूछा ये है कि शोज दैट रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हमने ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है या नहीं करता। ठीक है जी, तो ये हमने बताना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, जो बनेगी कि इथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है और साथ में हमारे पास हीट बनेगी, क्योंकि कंबशन जब भी होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, हीट लाजमी बनेगी। ठीक है जी, तो हमारे पास अब हमने इसको ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा ये हम कैसे बताएंगे। तो हमारे पास अगर हम देखें जो उसने एग्जाम्पल दी है उसके अंदर अगर हम देखें तो इथेन का उसने मास दे दिया है 1.5 ग्राम। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी उसने दे दिया है 4.4 ग्राम और वाटर का भी उसने दे दिया है 2.7 ग्राम। ठीक है जी, हमारे पास इथेन का भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी है और वाटर का भी है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन का भी मास यहाँ पर होता तो फिर क्या होता है कि हम जो है इससे ही मालूम कर सकते थे, जो ऑक्सीजन का मास है अगर हमें मालूम होता तो इससे ही हम क्या कर सकते थे कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऐड करते और मास ऑफ प्रोडक्ट ऐड करते और दोनों अगर इक्वल होते तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो जाता। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये रिएक्शन ओबे नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, पहले जो ऑक्सीजन है उसका मास फाइंड आउट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। अब ऑक्सीजन का मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मास से डायरेक्टली मास को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम पहले क्या करेंगे, हम किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड, हम इथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या वाटर का किसी भी चीज़ का पहले मोल्स मालूम करेंगे और मोल्स से हम फिर ऑक्सीजन के मोल्स रेशो की मदद से मालूम करेंगे और फिर उससे उसका मास मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इथेन के मोल्स मालूम कर लेते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर के भी कर सकते हैं, हम इथेन के करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे पास है इथेन जो है, अब उसका मोल्स हम मालूम करते हैं। मोल्स बराबर है मास बटा मोलर मास। ठीक है जी, अब मास जो है हमारे पास इथेन का कितना है 1.5 ग्राम और इथेन का मोलर मास कितना होता है हमारे पास, कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 24 और हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 और 24 कितना हो जाएगा 30। ठीक है जी, 30 ग्राम पर मोल और यहाँ पर हमारे पास इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 0.05 मोल्स। क्लियर हो जाएगी बात। अब हमारे पास मोल्स वाले हो गए इसके, अब हमने क्या मालूम करना है इसके, इससे हमने इसके मोल्स मालूम करने हैं। तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर दे रखा है कि अगर इथेन के हमारे पास 2 मोल्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने होते हैं 7 मोल्स होते हैं। ठीक है जी, अगर हम इथेन के 2 मोल्स को यूज़ करें तो हमें ऑक्सीजन के उसके साथ कितने मोल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे 7 मोल्स। ठीक है जी, और हमारे पास यहाँ पर कितने मोल्स आए हैं 0.05, तो 0.05 मोल्स कब यूज़ होंगे, जब हम यहाँ पर कितने लेंगे 7/2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मोल्स। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल्स हमें फाइंड आउट हो सकते हैं। तो जो ये होगा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/20। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। अब 1/20 हो गया है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/40। अब 7/40 कितना आएगा
0.175। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हमारे पास किसके आएंगे, ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन का हमने क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। अब ऑक्सीजन का कैसे मास मालूम कर सकते हैं, वही जो फार्मूला हमने मोल्स का फार्मूला इसके अंदर लगाया था, इसके मोल्स मालूम करने के लिए। अब यहाँ पर इसका मास मालूम करने के लिए लगा देते हैं। मोल्स बराबर है किस चीज़ के होते हैं, मोल्स बराबर है मास बटा मोलर मास। ठीक है जी। अब हमारे पास इसके जो मोल्स आए हैं ऑक्सीजन के कितने आए हैं, 0.175। 0.175 मास हमने क्या करना है, मालूम करना है। और मोलर मास जो ऑक्सीजन का यहाँ पर 32 है। ठीक है जी, कितना है 32। तो मास जो है वो हमारा जो ऑक्सीजन का मास आएगा वो कितना आ जाएगा, अगर हम 32 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 32, तो कितना आ जाएगा 5.6 ग्राम। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का जो मास आया है वो कितना आ गया है, 5.6 ग्राम। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या नहीं करता। हमारे पास इक्वेशन मौजूद है कि हमने क्या करना है, जो रिएक्टेंट के जो मास है उनको ऐड करना है और प्रोडक्ट के मासेस को क्या करना है, ऐड करना है। देखेंगे कि दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। ठीक है जी, चले हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.5 और 5.6, ठीक है जी, तो प्लस कर लेते हैं 1.5 5.6 को, तो कितना आएगा हमारे पास, प्लस 5.6, तो यहाँ पर आएगा 7.1। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 4.4 है, 4.4 प्लस क्या आएगा 2.7, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ रहा है 7.1 ग्राम। अब यहाँ पर भी 7.1 ग्राम आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 7.1 ग्राम आ रहा है। मतलब जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। ठीक है जी। और हमने पहले शुरू में इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली थी क्या, कि मास ऑफ रिएक्टेंट अगर मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, अगर हम रिएक्टेंट के मास को ऐड करके हम देखें कि प्रोडक्ट के मास के ऐड करने के इक्वल आ रहा है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ओबे करेगा। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।